हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि कंप्लीट नॉलेज गेन करने के लिए आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी वीडियो लेक्चर मिस ना हो। आज का टॉपिक है डिसीजन मेकिंग। इस टॉपिक के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजंस, कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग और सारे स्टेप को मैंने एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन किया है। सो लेट्स स्टार्ट डियर लर्नर्स। सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का मतलब है हम जब चॉइस करते हैं, हमारे पास कई सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, कई सारी हमारे पास मतलब ऑप्शंस हैं। हमने उसमें से डिसाइड करना है कि हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सी है। इट मीन्स कि डिसीजन मेकिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर मैनेजर अपॉर्चुनिटीज को देखता है, थ्रेट्स को जानता है और सारी ऑप्शंस का ध्यान से एनालिसिस करता है ताकि वो एक ऐसा डिसीजन ले जिससे कंपनी के गोल्स वो प्रॉपरली अचीव कर सके। तो हमें समझ आना चाहिए कि डिसीजन मेकिंग है एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ जिससे मैनेजमेंट अच्छे से चल सकती है। ये प्राइमरी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। डिसीजन मेकिंग के अंदर मैनेजर को ज़रूरत होती है एक जजमेंट की, जिससे वो हर चीज़ को अच्छे और बुरे तरीके में तोलकर डिसाइड कर सके कि मेरी कंपनी के लिए बेस्ट क्या है। अब डिसीजन लेना कब है? जब कोई प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, स्लाइड में देखिए। एक होती है वेल स्ट्रक्चर्ड, दूसरी होती है इल स्ट्रक्चर्ड। वेल स्ट्रक्चर्ड का मतलब है जो प्रॉब्लम्स हम रूटीन में फेस करते हैं। रेपिटेटिव मतलब बार बार फेस करते हैं। ये नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं जो हमें पता है कि ऐसा होगा तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर पाएंगे। इल स्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो हमने पहले फेस कभी नहीं करी, अननोन है हमारे लिए। इनकाउंटर्ड मतलब होता है फेस करना, कि हमने इन प्रॉब्लम्स को कभी भी फेस नहीं किया। ये इनके साथ डील करना ज़्यादा मुश्किल होता है। अब जैसे दो तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं वैसे ही डिसीजंस की भी दो कैटेगरीज हैं। देखिए, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 के अंदर आएंगे रूटीन के डिसीजंस जो बार बार डेली बेसिस पर हमें लेने पड़ते हैं। कैटेगरी 2 के अंदर आएंगे वो डिसीजंस जो नॉन रूटीन है, जो हम बार बार नहीं लेते। वो ऐसी सिचुएशन होती है जो अचानक से हमारे आगे आके खड़ी हो जाती है। तो नॉन रेकरिंग का मतलब बार बार हमने उनको फेस नहीं किया है, वो अनजाने हैं जिन्हें हमें पता नहीं कैसे डील करना है उनके साथ। तो देखिए दो कैटेगरीज, इसके अंदर किस किस तरह के डिसीजंस होंगे। कैटेगरी 1 में होंगे प्रोग्राम डिसीजन, टैक्टिकल और इंडिविजुअल डिसीजन। कैटेगरी 2 में होंगे नॉन प्रोग्राम, स्ट्रेटेजिक और ग्रुप डिसीजन। चलिए अब मैं इनको पूरी तरीके से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी प्रोग्राम्ड और नॉन प्रोग्राम डिसीजन। प्रोग्राम डिसीजन वो हैं जो रेपिटेटिव नेचर के हैं, रूटीन में इनको फेस करना पड़ता है, यानी आम तौर पे इन डिसीजंस को लिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब देखो, जो डिसीजन डेली बेसिस पर होगा या बार बार लेना पड़ेगा टाइम इंटरवल्स में, उनके लिए एक प्रोसीजर डेवलप कर लिया जाता है। पहले से मैनेजमेंट को पता होता है कि ये सिचुएशन आएगी तो हम क्या करेंगे। नॉन प्रोग्राम डिसीजन बिल्कुल इससे उल्टी स्टेज है। ये वो वाले डिसीजंस हैं जो हमने पहले कभी नहीं लिए। क्यों? क्योंकि वो प्रॉब्लम ही ऐसी थी कि पहले कभी आई ही नहीं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने एक्सपीरियंस के बेस पर या नॉलेज के बेस पर या जजमेंट और इंट्यूशन के बेस पर इनके साथ डील करना पड़ेगा। अब नॉन प्रोग्राम डिसीजंस के अंदर जो मैनेजर क्रिएटिव है वो बहुत ही सक्सेसफुल हो सकता है। तो हम क्या समझे कि सिचुएशन कैसी आएगी? दो तरह की सिचुएशन आएगी, प्रोग्राम डिसीजंस के लिए आएगी और नॉन प्रोग्राम के लिए आएगी। तो नॉन प्रोग्राम में हमारी वो सिचुएशन है जो हमने कभी नहीं देखी, हमें नहीं पता कि आगे चल के क्या होगा। और प्रोग्राम मैंने अभी एक्सप्लेन करा, ये सिचुएशन ऑफनली मतलब कई बार हमने देखी है और बार बार इसके रिलेटेड हमने डिसीजंस भी लिए हैं। तो सर्टेनिटी है, हमें पता है कि क्या करना है और कैसे करना है। देखिए ये डायग्राम आपके लिए काफी मीनिंगफुल हो सकता है। डायग्राम है ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम के लिए। ऑर्गेनाइजेशन में जब प्रॉब्लम होती है, जो मैंने रेड कलर के इसमें बॉक्सेस बनाए हैं वो है फेलियर की सिचुएशन।
तो ज़्यादा डर उसमें होता है। जो इधर ग्रीन वाले हैं उसके अंदर हमें फेलियर की पॉसिबिलिटी कम है। नाउ लेट्स स्टडी। प्रोग्राम डिसीजंस के अंदर रिस्क कम है, सर्टेनिटी है क्योंकि सिचुएशन का पता है, यानी पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर लो है। नॉन प्रोग्राम के अंदर बहुत अनसर्टेनिटी है, सिचुएशन नहीं समझ में आई कि किस करवट बदलेगी। एम्बिगिटी है मतलब क्लियर नहीं है, अनक्लियर है, यानी कि पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर जो है वो हाई हो गई। तो इन दोनों सिचुएशंस के अंदर प्रॉब्लम का एनालिसिस करना और डिसीजन लेना ये मैनेजर का टास्क होता है। तो हमें क्या समझ आया कि जो प्रोग्राम्ड और नॉन प्रोग्राम डिसीजंस हैं इनमें काफी फर्क है। देखिए कैसा फर्क है। पहला फर्क है सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी का। प्रोग्राम डिसीजन के अंदर सर्टेनिटी है, हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिली हुई है, पता है। नॉन प्रोग्राम के अंदर अनसर्टेनिटी है क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। मैनेजर को क्रिएटिव आइडियाज ढूंढने पड़ेंगे क्योंकि ऐसी सिचुएशन पहले डील नहीं की गई। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है रिस्क और एम्बिगिटी का। प्रोग्राम डिसीजन के अंदर रिस्क क्या है? इसके अंदर ये रिस्क है कि फ्यूचर जो आएगा डिसीजन का हमें नहीं पता, शायद वो कहीं सही ना आए। सिर्फ इतना ही रिस्क है कि फ्यूचर आउटकम एसोसिएटेड जो है उसका चांस है सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल होने का। लेकिन नॉन प्रोग्राम के अंदर बहुत ज्यादा चांस है अनसक्सेसफुल होने का क्योंकि प्रॉब्लम क्लियर ही नहीं है, डिफिकल्ट सिचुएशन है, प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही, ऑल्टरनेटिव्स को डिफाइन करना एक मेजर इशू है। तो यहाँ पर काफी ज्यादा एम्बिग्युटी की सिचुएशन है। नाउ कम सेकेंड टाइप ऑफ डिसीजन, स्ट्रेटेजिक डिसीजन एंड टैक्टिकल डिसीजन। स्ट्रेटेजिक डिसीजन वो होते हैं जिसमें ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म में सोचते हुए अपनी कंपनी की एक इमेज क्रिएट करनी होती है। तो ये डिसीजन टॉप लेवल पर लिए जाते हैं क्योंकि इसका असर आने वाले टाइम में काफी ज्यादा होता है। टैक्टिकल डिसीजंस होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, इन्हें लोअर लेवल पर लिया जाता है और जो पहले से रूल और प्रोसीजर बना है उसके हिसाब से ही इन्हें लेना पड़ता है। एग्जाम्पल देखो, स्ट्रेटेजिक डिसीजन के अंदर मान लो एक कंपनी है जिसका बहुत हाई क्वालिटी ब्रांड है। वो सोचेगी कि अगर मैं अभी डिस्काउंट दूंगी तो मेरी नेगेटिव इमेज हो जाएगी कि ये कंपनी सस्ता करके माल को बेच देती है। तो वो ये सोचते हैं कि हमने डिस्काउंट नहीं देना, हम तो नया मार्केटिंग प्लान लॉन्च करेंगे, नया कैंपेन लॉन्च करेंगे जिससे ये पता लगे कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, इसलिए हम इसको हाई प्राइस पर बेच रहे हैं। टैक्टिकल के अंदर कंपनी शॉर्ट टर्म सोचेगी, वो कहेगी अभी डिस्काउंट दो, एक बार सेल्स खींचो, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। सो दिस इज द डिफरेंस। अब आ गए इंडिविजुअल और ग्रुप डिसीजन। इंडिविजुअल डिसीजन सिंगल पर्सन लेता है, क्राइसिस और इमरजेंसी में अकेले बंदे को डिसीजन लेना पड़ता है। इसका मोरल और जॉब सेटिस्फेक्शन पे कोई भी असर नहीं आता। सुपीरियर और सबॉर्डिनेट की इंस्ट्रक्शन नहीं होगी कोई भी आपस में क्योंकि अकेले बंदे ने ही डिसीजन ले लेना है। और ये इसके लेने के लिए एक इंडिविजुअल के अंदर काफी नॉलेज का होना जरूरी है। ग्रुप डिसीजन होते हैं जो कई लोग मिलके इकट्ठे लेते हैं, एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन और डिस्कशन के बेस पर लेते हैं। मोरल के ऊपर फर्क आता है क्योंकि डिस्कशंस वही लोग करेंगे जो जॉब से सेटिस्फाइड हैं। रिलेशनशिप्स अच्छी होती हैं सुपीरियर और सबॉर्डिनेट की। और इसका फायदा ये है कि हाई क्वालिटी डिसीजन और हाई लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्विंग की जा सकती है विद एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ स्टाफ। अब ये वो 7 स्टेप्स हैं जो एक एक करके मैंने आपके साथ डिस्कस करने हैं। तो लेट्स स्टार्ट दी स्टेप्स। अब जैसे मैंने बोला था मैं एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करूंगी। पहला है प्रॉब्लम को डिफाइन करना। एक ऑर्गेनाइजेशन में कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे सेल कम हो रही है, लोगों का मोरल डाउन हो रहा है, कॉस्ट बढ़ती जा रही है, लोग काम छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, इसको एम्प्लॉय टर्नओवर बोला जाता है। सो दीज आर दी प्रॉब्लम। सबसे पहले इन्हें डिफाइन किया जाता है। दूसरा स्टेप है प्रॉब्लम का एनालिसिस करना। जैसे मैंने प्रॉब्लम क्या बताई कि सेल्स कम हो रही हैं, उसका रीजन ढूंढो कि क्या रीजन है सेल्स कम होने का। रीजन हो सकता है अच्छे सब्सिट्यूट हैं तो लोग दूसरा प्रोडक्ट ले लेते हैं, टारगेट मार्केट नहीं सही चूज करी, या मार्केटिंग रिसर्च ही नहीं करी कि हमारा प्रोडक्ट कहाँ बिकेगा। दूसरा रीजन हो सकता है कि एम्प्लॉय का मोरल डाउन है, मैनेजमेंट बहुत सख्ती करती है, कोई डिसीजन लेने से पहले पूछती नहीं तो लोगों का मन नहीं लगता काम में।
हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हमारा इतना महंगा है कि लोग लेना ही नहीं चाहते। यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है टर्नओवर है, लोग काम छोड़ के जाते हैं क्योंकि आप पे अच्छी नहीं देते और लोगों को ट्रेनिंग नहीं देते। अब आ जाती है बात ऑल्टरनेटिव्स को डेवलप करने की कि क्या क्या किया जा सकता है। ऑल्टरनेटिव डेवलप किए जाते हैं कई सारे तरीके से। सबसे पहला है पास्ट एक्सपीरियंस। जो आपने पहले चीजें की थी वो आपके सबसे ज्यादा शिक्षा देके जाती हैं, समझा के जाती हैं। तो पुराना एक्सपीरियंस देखो, यहाँ पहले जो डिसीजन लिया था, जो ऑल्टरनेटिव छोड़ दिया था, उसको इम्प्रूव करके ले लो, ये भी एक अच्छा तरीका होता है क्योंकि उस पर पहले रिसर्च की जा चुकी है। फिर अगर आप पहला तरीका यूज नहीं करना चाहते तो आप एक नया सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं, टेलीफोन, ईमेल या कहीं पर भी। केस स्टडीज देखी जा सकती हैं, दूसरी कंपनी की सक्सेस स्टोरीज को देखा जा सकता है और उस हिसाब से जो लोगों ने किया दूसरी इंडस्ट्री के अंदर वो भी चीज आप कर सकते हैं। अब देखो, जो आपने ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे, जैसे मैंने एग्जांपल्स भी दिए हैं, अब हर ऑल्टरनेटिव के पॉजिटिव और नेगेटिव ढूंढो, कॉस्ट और बेनिफिट देखो, वेटेज दो कि कौन सा ऑल्टरनेटिव ज्यादा जरूरी है, रैंकिंग करो 1 2 करके। जो ऑल्टरनेटिव बढ़िया लगेगा उसको देखा जाएगा, तो पहले देखो कि कौन सा ऑल्टरनेटिव बढ़िया है। अब एक एग्जाम्पल की मदद से हम इसको समझते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने एक प्रॉब्लम ली है कि लोगों का मोरल डाउन है, एम्प्लॉयज का। ऑल्टरनेटिव 3 लिए हैं मैंने इसके अंदर। पहला ऑल्टरनेटिव क्या लिया है देखिए जरा। पहला ऑल्टरनेटिव है ट्रेनिंग लगा दो। ट्रेनिंग लगानी है तो ट्रेनिंग की कॉस्ट कितनी आएगी, ट्रेनर कौन होगा, कितने पैसे लेगा, ये सारे ऑल्टरनेटिव्स को मैं इवेलुएट कर रही हूँ। कितनी ड्यूरेशन देनी है, क्या सिखाना क्या है। दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है भाई मोरल बढ़ाने का, लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़ाओ। पार्टिसिपेशन बढ़ानी है तो लोगों को इस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ो कि वो एक्टिव हो जाएं। लर्निंग एनवायरनमेंट दो, सिस्टम बनाओ जिसके अंदर लोग अपना फीडबैक दें। तीसरा क्या ऑल्टरनेटिव होगा, जॉब को दोबारा डिफाइन करो। एक्टिविटीज ढूंढो कौन कौन सी करनी है, इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज। लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ाओ। तो ये है ऑल्टरनेटिव्स, ये है इवेल्युएशन। फिर इन तीनों ऑल्टरनेटिव्स में से जो अच्छा लगेगा उसको जो ऑर्गेनाइजेशन है चूज करेगी, कॉस्ट और बेनिफिट सबका देखने के बाद। तो जैसे मैंने बोला, जो बेस्ट होगा, जिसकी कॉस्ट रीजनेबल होगी और बेनिफिट ज्यादा होगा, उसको ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट कर लेगी। तो सिलेक्ट करने के 3 मेन इसके अंदर तरीके हो सकते हैं, एक्सपीरियंस के बेस पे, या एक्सपेरिमेंटेशन कर लो कि इस बार कुछ नया करके देखते हैं, या रिसर्च कर लो कि हाँ ट्रेनिंग देंगे तो उसका क्या फायदा दूसरों को हुआ था। लोगों से पूछ लो जो एम्प्लॉयज हैं कि आपको जरूरत है ट्रेनिंग की। ऐसे करके रिसर्च एनालिसिस करके कंपनी डिसाइड कर सकती है और बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज कर सकती है। अब जो ऑल्टरनेटिव आपने चूज करा, अब टाइम आ गया उसकी इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन का। पहले एम्प्लॉयज को समझाओ कि ये नया डिसीजन क्यों लिया गया है, अच्छे से उनको समझाओ इस बात को। फिर कभी कभी क्या होता है, जब उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उस समय कई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे कैश फ्लो, पैसे की कमी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस बहुत बढ़ जाता है। तो हमेशा एक कंटीजेंसी प्लान यानी एक सेकंड प्लान, बैकअप प्लान बना के रखो कि अगर पहला डिसीजन सही ना हुआ तो क्या करना है। तो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर भी आपको प्रॉपर जरूरत है जजमेंट डालने की, और लोगों को ट्रेनिंग दो ताकि उन्हें पता हो कि इस चीज का ये क्यों लिया गया है डिसीजन, क्लैरिटी दो इस बात की। अब सबको क्लैरिटी हो गई, डिसीजन इम्प्लीमेंट हो गया। अब फॉलो अप करना है, चेक करना है कि डिसीजन इफेक्टिव था, जो हमने स्टैंडर्ड्स बनाए थे उस हिसाब से परफॉर्मेंस आई। कंपेयर करो परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ, डाटा इकट्ठा करो, उस डाटा को पढ़ो कि कोई फायदा हुआ इस डिसीजन का, नहीं। फिर जो मैनेजर होगा वो रिव्यू करेगा, अगर तो फायदा हुआ फिर तो बढ़िया, उसको चलने दो। अगर फायदा नहीं हुआ फिर दोबारा डिसीजन मेकिंग करके जहां मिस्टेक्स हुई हैं उनको स्टडी करो और दोबारा डिजायर्ड चेंजेस को इम्प्लीमेंट करो। अब इसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में मैं जो टेक्निक्स हैं डिसीजन मेकिंग की, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, वो आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो आई होप एग्जाम्पल्स के साथ मैंने काफ़ी थ्योरी भी आपको इसके अंदर दी है, एक टॉपिक आपका अच्छे से कवर हो गया। सो थैंक यू एवरीवन, आई विल बी बैक विद द न्यू वीडियो लेक्चर सून। सो थैंक यू।